नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। परिचय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हिंदुस्तान के सबसे पुराने घराने दिल्ली घराने के उस्ताद इमरान खान साहब। उस्ताद जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच अनुज। ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, आज आप हमारे बीच मौजूद हैं। नहीं, मैं तो हमेशा से ही आना चाहता था और क्योंकि मुझे ये आपका प्रोग्राम जो है मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको कंटिन्यूसली और जैसे कहते हैं पूरी तरीके से देखता हूँ, वाह, क्या कोई बात। मिस नहीं करता हूँ। वाह वाह। बड़े दिनों से सोच रहा था कि कब मुझे अनुज बुलाएं और मैं आऊँ, अरे उस्ताद जी, क्या बात है। और आज मैं आ गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। उस्ताद जी, हमारा एक्चुअली आपको पता ही है, हमने लोगों से ये वादा किया है, हम आपको अच्छी अच्छी शख्सियत से मिलवाएंगे। दिल्ली घराने के बारे में, अपने बारे में आप कुछ हमें बताएं तो हमारे दर्शकों को। देखिए, दिल्ली घराना जो है वो तकरीबन 800 से 900 साल पुराना घराना है, जो अगर देखा जाए तो सबसे पुराना ही घराना है। क्योंकि हमारे घराने के जो फाउंडर थे वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने दिल्ली घराने की नींव रखी। उन्होंने ही दिल्ली घराने को दिल्ली घराने का नाम दिया। तो हमारे यहाँ से जो सिलसिला है वो वहाँ से चला आ रहा है। बहुत पुरानी बात। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। बिल्कुल बिल्कुल। ख़ासकर हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी है कि हम इतनी बड़ी विरासत का एक छोटा सा हिस्सा हैं, यकीन। जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, उनको भी हम यही बताते हैं, बेटा कि अगर ये गंडा बंध रहा है तो गंडा बंधने का मतलब ये है कि तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के अंदर आ गए हो। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो घराना हमारा 800 साल पुराना, और फिर घराने के अंदर हमारे जो दो बुज़ुर्ग थे, वो मियाँ कलावंत और मियाँ बुलावंत जो थे, वो एक चले गए ख़याल गायकी की तरफ और एक चले गए कव्वाली की तरफ। तो दिल्ली घराना जितना बड़ा ख़याल का है उतना ही कव्वाली और सूफ़ी का भी है। अच्छा जी। जी। वाह। और जितना बड़ा घराना यहाँ पर है उतना ही बड़ा घराना पाकिस्तान में भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे परदादा जो थे उस्ताद बुंदू खां साहब, सारंगी नवाज़, और बहुत ही मतलब मैं तो इस लायक हूँ नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ या उनकी तारीफ़ कर सकूँ, लेकिन दुनिया जानती है कि सारंगी में अपने आप में उनका क्या मकाम रहा है और क्या बजाने का स्टाइल और क्या बजाना था उनका। तो वो जब पार्टीशन हुआ तो वो वहाँ चले गए अपने कुछ भाइयों को लेकर, अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर। जी जी। तो एक दिल्ली घराना यहाँ बिल्डअप हुआ और एक दिल्ली घराना वहाँ बिल्डअप हुआ। वो लोग भी दिल्ली घराने के ही कहलाते हैं आज भी पाकिस्तान। पाकिस्तान में, कराची में। अब तो मुझे और ज़्यादा खुशनसीबी महसूस हो रही है कि क्या बात है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आपसे आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। तो उस्ताद जी, दिल्ली घराने की खासियत। सबसे मेन जो दिल्ली घराने की खासियत है, एक तो है बंदिश। बंदिश मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो बंदिश है। और दूसरी स्पेशलिटी जो है हमारे घराने के अंदर, वो ये है कि हम लोगों में फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, मुंह कितना खुला है, चेहरा ना बने, हाथ पांव ज़्यादा ना हिलें, बहुत सारी चीज़ों को बचपन से ही सिखाया जाता है। आवाज़ कैसी निकले, आकार का मतलब आकार, औकार नहीं, आकार नहीं, आकार। आकार का मतलब आकार, आकार निकल रही है तो वो आकार है, आकार। आकार। और दूसरी बात, हमारी जो खासियत है दिल्ली घराने की, वैरायटी ऑफ तान्स। तानों का घराना है। जितनी तानों की वैरायटी दिल्ली घराने में निकलती है, जो मेरे वालिद उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, तान सम्राट उस्ताद नसीर अहमद खान, जिनको तान सम्राट का खिताब मिला, जो आज तक किसी को मिला ही नहीं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके की जो तानें निकाली, मुँहबंद तान और गमक की तान, शेरदहार तान, मछली की फिरत तान और वाइब्रेशन की तान, अलग अलग तरीके की तानें निकाली
छूट की ताल, वो बहुत कम और जगह पर नज़र आता है। कोई एक एग्जांपल उस्ताद जी। भाई जैसे फिरत की तान, अब आई शेर धार था, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अब आई एक ही तान है लेकिन उसकी वैरायटी देखिए। अब जैसे कि एक तान और याद आ रही है मेरे को, मुंह बंद तान। मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरे घराने के अंदर ये तान होती है। तो बहुत सारी तान है। अब जैसे कि मछली, आप देखें कभी कि मछली एक जगह पर रुकती नहीं है, वो फिरत चलती रहती है उसकी। अलग अलग तरीके। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये वैरायटी ऑफ तान्स जिसे कहना चाहिए, वो बहुत रेयर मिलती। बहुत बड़ा खजाना। समझो तो खजाना है, ना समझो तो कुछ भी नहीं। तो उस्ताद जी, आपका जो सीखने का दौर रहा, उसकी कुछ खास बातें आपको याद होंगी, कैसे सीखे उस्तादों से? देखो अनुज, मैं बहुत छोटा था जिस वक्त मेरे पिताजी की डेथ, उनका देहांत हो गया था। फिर हम लोग अपने जो जहाँ आर के पुरम में रहते थे वहाँ से छोड़कर फिर हम लोग पुरानी दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली मतलब ज़िंदगी का एक अलग फ्रेज़ देखा। एक फ्रेज़ वो था कि जब वॉकिंग डिस्टेंस था हमारे स्कूल का, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि मेरे बच्चे थक जाएंगे, इनके लिए बस लगाओ। फिर उसके बाद जब वालिद साहब के जाने के बाद एक अलग ही फ्रेज़ ज़िंदगी में आ गया। एक एक करके गाड़ियाँ बिकनी शुरू हुई, वो घर छोड़ना पड़ा जबकि था हमारा। लेकिन वहाँ से मुनीरका से पुरानी दिल्ली सीखने के लिए आना बड़ा मुश्किल पड़ता था, और हम लोग इतने बड़े थे नहीं। मुझे आज तक याद है वहाँ से 615 एक गाड़ी बस चलती थी जो मिंटू रोड छोड़ती थी। मिंटू रोड पे इकबाल भाई हमारे मेरे उस्ताद वो सिखाते थे, शिवाजी पार्क पे छोड़ती थी वो। तो हम चारों भाई बहन, मेरी एक छोटी बहन भी और हम तीनों भाई, हम लोग वो पूर्वांचल हॉस्टल से 615 में बैठकर सीधा वहाँ बैठते थे, वहाँ उतरते थे, वहाँ क्लास करते थे, गाना बजाना सीखते थे, फिर वापस उसी बस में आकर फिर वापस अपने घर पर आते थे। तो ज़िंदगी जो है वो एकदम से, फिर सुबह में स्कूलिंग करना, रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों की वजह से, मेरे बच्चे कामयाब होंगे तो ऐसे 10 मकान ले लेंगे। क्या बात है। तो फिर उन्होंने वो मकान बंद करके हम लोग पुरानी दिल्ली आ गए। फिर जब वहाँ पर आए तो वहाँ पर आने के बाद एक अलग ही ज़िंदगी देखी, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। लेकिन खैर ज़िंदगी है ना, कहते हैं कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। फिर उसके बाद हमारे चाचा उस्ताद ज़फ़र अहमद ख़ान साहब, उनसे सीखना शुरू किया। तो उन्होंने सीधा सा कह दिया कि देखो बेटा, इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। अब चाचा वाला रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये सोच कर आना कि तुम अपने उस्ताद के जा रहे हो। चाचा मान के सीखा नहीं जा सकता। क्योंकि चाचा मान के भी होता ना कि लाड है, बिल्कुल, और मैं तो सबसे लाडला, सबसे छोटा, सबसे लाडला। इतना लाड करने के बाद लेकिन एकदम से उन्होंने फिर जब आज समझ में आता है कि उनकी वो जो नज़रें फेरनी थी उसकी वजह क्या थी। अगर उस लाड में रहते तो सीख नहीं। ठीक बात है, क्या बात। तो ज़िंदगी में फिर उसके बाद एक अलग तरीके, ज़िंदगी ने एक अलग दौर दिखाया। सुबह फजर की अजानें होती थी और हमारी अम्मी उठा दिया करती थी, चलो उठो रियाज़ करने जाओ। अम्मी आज मूड नहीं है, तबीयत ये हो रही, नहीं बेटा नाश्ता नहीं मिलेगा, जाओ रियाज़ करो। अब रियाज़ कर रहे हैं 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे।
बचपने के अंदर तो ये सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो जुल्म ही लगता था ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे को क्या समझ, हमारे उस्ताद क्या कराते थे, सा पा पा सा पा सा पा सा 5-6 साल 7 साल उन्होंने सिर्फ ये कराया। ओहो! एक दिन मैं थोड़ा सा जब बड़ा हो गया तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, अपनी मदर से कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे लगता है हमारे चाचा हमें सिखाना नहीं चाहिए। क्या नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा देखो ना, इतने साल हो गए सिर्फ यही करा रहे हैं, इसके अलावा कुछ करा ही नहीं रहे। आजकल के ज़माने में है ना, बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती। 1 साल में तो वोकल टीचर बन जाते हैं तो बच्चे। वो ही कहते हैं अबे यार क्या उस्ताद जी यार ये सा लगवा रहे हैं, हम सिर्फ सा ही लगवा रहे हैं यार। अरे आज समझ में आती है कि उस सा की क्या कीमत थी और क्या अहमियत होती है उसकी। सच बात। कि हमारे उस्ताद कहते थे कि बेटा सा अगर लगाओ तो ऐसा लगाना जैसे किसी ने दीवार में कील ठोक दी हो, क्या बात है? हिले नहीं, वो सा पे रुक जाए वो एकदम सटीक जाए। तो फिर ऊपर चाचा क्या सीखते थे सफ़र खान साहब के यहाँ, फिर उसके बाद देखा तो इकबाल खान साहब उठ गए, उनके शागिर्द आए तो फिर नीचे चले गए, वहाँ सीख रहे हैं। लेकिन हाँ ये था कि एक जुनून था कि सीखना है। फिर वो उनका रियाज ख़त्म हो गया तो सामने ज़हूर खान साहब वायलिन में लेकर बैठे हुए, ऊपर सही ज़बर भाई जो है वो सितार लेकर बैठे हुए हैं, उस्ताद लतीफ़ अहमद खान साहब तबला बजा रहे हैं, कोई सारंगी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक माहौल बना, एक क्रिएट हुआ। तो उस माहौल के अंदर फिर सीखना तो पड़ता ही है, आपका चाहे दिल चाहे या ना चाहे। संगीत कानों में गूंजता भी रहता है। क्योंकि देखिए, आप ये देखिए ना, हमारे बुजुर्गों ने 2 राग सिखाए, एक सुबह का राग और एक शाम का राग। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस्ताद और पंडित इसमें लगे रहते हैं, लेकिन कलाकार की कोई अपनी ज़ात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। क्या बात है, बिल्कुल। कलाकार को ना उसको इस चीज़ में तोलना नहीं चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ, उसका कोई धर्म नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग सुबह 5 बजे 5:30 बजे राग करा रहे हैं भैरव। अब भैरव क्या है? भगवान भैरव, लेकिन भैरव करना है, जात की बात ही नहीं, संगीत की बात है। और बंदिश क्या है? अल्लाह ही अल्लाह। वाह, अल्लाह ही अल्लाह जल शान अल्लाह, तेरो नाम लिए मोरी होवे तसल्ला अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। एक बंदिश ये कराते थे, एक बंदिश सुन ले मोरी मोरे दाता, तुझ बिन मोरी कौन खबर ले, सुन ले। उससे पहले अगर उठ गए 3, 3:30, 4 बजे करीब, तो ये हो रहा है भटियार गाओ बेटा। अब भटियार का बंदिश जो है, भजो मन राम नाम, ज्ञान से ध्यान से, और वहाँ से बनेंगे तोरे काम। भजो ओ मन राम राम, जसो बने तेरो ज्ञान भजो मन राम। ये कॉम्पोजिशंस दिल्ली घराने की ही सब हैं। दिल्ली घराने की कॉम्पोजिशन है, तो आप इसको क्या कहेंगे? धर्म की बात ही नहीं, संगीत, कहीं से कहीं तक धर्म ही संगीत। भाई संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम,
और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। क्या बात है, वाह। तो अभी जैसा आपने उस्ताद जी बताया स्ट्रगल सीखने का, आज के ज़माने में ऐसे शागिर्द हैं दिल्ली घराने में भी? आपको कोई ऐसा सीखता नज़र आता है? देखिए अनुज जी आजकल के ज़माने में जो बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे सभी अच्छे, लेकिन थोड़ा पेशेंस की कमी, जिसे कहते हैं ना बर्दाश्त का मादा, उर्दू का लफ्ज़ है, जी बर्दाश्त कम है। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं कि उनके मम्मी पापा साथ में आ गए, सर आप इनको तैयार कर दीजिए, इंडियन आइडल के लिए तैयार कर दीजिए प्लीज़। भाई मैं कहाँ से तैयार करूँगा इंडियन आइडल के लिए? तो मेरा जवाब ये होता है कि जहाँ प्लीज़ सामने वाला दरवाज़ा जो है वो नीचे तक जाता है, आप जाइए, खुदा हाफिज़। क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि यूँ आ जाएगी। आजकल के बच्चों में ऐसा हो रहा है कि अगर उनको सा पा पा, अगर ये 3-4 बार क्लास में अगर सिखा भी दें तो उनमें खाना पूसी शुरू हो जाती है। भाई यार ये जो आप टाइम 5 साल तक पास करा 6-7 साल अहमियत रखते हैं। 6-7 साल यहाँ 6-7 क्लास भी कोई नहीं करता। यहाँ पर 3-4 क्लास के बाद ये होता है भाई यार अबे कहीं और देख ले यार, कुछ कहीं और कुछ अच्छा सिखाता हो कोई। तो मैं इस दौर के बच्चे के लिए कहना चाहूँगा, जो बच्चे हैं, कि बेटा गाना बजाना एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे पहले से ही ना लगा हुआ है। गा सके तो गा, वरना ना। क्या बात, गाना, और बजा सके तो बजा, वरना ना बजाना। नाच सके तो नाच, वरना ना नाचना। तो ये जो ना लफ्ज़ है ना, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर कर सकते हो तो करो, वरना नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं है। और हमने अपने उस्तादों की जितनी खिदमत करी है, उन्होंने अपने उस्तादों की उतनी खिदमत शायद हमसे ज़्यादा की। मेरे रहते मेरे उस्ताद ने कभी आज तक अपने हाथों से अपना जूता नहीं पहना होगा। क्या बात है, वाह। क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद साहब को उनके रहते कभी उन्होंने जूता नहीं पहनने दिया था। यकीनन यकीनन, क्या बात है। और किस किस तरह की खिदमत हो सकती है ये मैं क्या खिदमत तो बताऊं? देखने को नहीं मिलती होगी। होता ही नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है। तो मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, और मैं सिखाता भी उसी को हूँ जिसमें मेरे को लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। तो यही वजह है अनुज कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाता नहीं। जी। क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि एक बच्चा तकरीबन 3 या 4 साल से आ रहा था, 2-3 बच्चे, जी। और वो ताने मार रहा है बैठा हुआ। अब वो तान मार रहा है तो ये तो हो कि तान का मतलब तान, क्योंकि दिल्ली घराने की खासियत है, दिल्ली घराने की स्पेशलिटी है। बिल्कुल। अब वो तान तो कहीं से नज़र नहीं आ रही थी, वो आन नज़र आ रहा था। अबे भैया दाना कहाँ है, ठीक बात है। वज़न कहाँ है? वाह। बेटा बुज़ुर्ग कहते हैं कि खुशकती और ख़ूबसूरती पर ध्यान दो, क्योंकि तैयारी तो गधे पे भी आती है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वाह। वक्त गधे का ऐसा आता है कि घोड़े से तेज़ भागता है, तो कहा गया है कि खुशकती और ख़ूबसूरती पे ध्यान दो। क्या बात है, वाह। तैयारी तो गधे पे भी आती है। तो मैंने उसको डांट दिया, भाई मैंने डांट दिया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें डांटा। हमारे उस्ताद तो वो एक हैंगर रखते थे अपने पास, और आपको शायद याद होगा अनुज के वो हैंगर उस ज़माने में ऐसा होता था कि जिसमें प्लास्टिक चढ़ी होती थी वाइट कलर की, उन्होंने वो रख रखा था और वो बजाते थे। मैंने कहा तो मैंने तो तुम्हें सिर्फ डांटा है, मैंने उसको डांट दिया रखकर। भाई दूसरे दिन से उसने आना छोड़ दिया। तो ये वक्त ये फ़र्क है इस ज़माने के बच्चों में और उस ज़माने के बच्चों में।
या इसको कि घराने में ही ऐसा होता है या घराने के ऐसा अलावा कुछ भी नहीं है, बच्चे ऐसे ही ऐसा थे कुछ नहीं है, तुम्हारे? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, और हमारे उस्ताद ने अल्लाह बख्शे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं तो उनके उस्ताद का बेटा भी था, मैं तो उनका खलीफा भी था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी माना नहीं इस बात को। अपने आप को उनका गुलाम ही समझा, क्या बात है, चाहे कुछ भी थे, लेकिन मेरे उस्ताद तो उस्ताद थे। ये तो सोच आज देखने को वाकई नहीं मिलती उस्ताद जी, ये तो नहीं सीखने हो वालों में नहीं रहेंगी। सकता, दरअसल वो फीलिंग्स नहीं है। इसकी वजह ये नहीं कि मैं घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, या मैं बचपन से इस तरीके से रहा कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। इंसान, बच्चा या तो शौक़ से सीखता है या खौफ से सीखता है। हम में दोनों था, क्या बात है, शौक़ भी था खौफ भी था। और उस्ताद का खौफ भी था। जबकि मुझे आज तक याद है, मेरे उस्ताद इक़बाल अहमद ख़ान साहब ने मुझे आज तक कभी यूँ करके छुआ तक नहीं था यार। वो ऐसे रहते थे दोस्तों की तरह, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, और इतने इल्म क़ज़वी, जहाँ भर की किसी भी तरीके का टॉपिक हो आप बात कीजिए, तो हमें तो वही क्वालिटी नहीं समझ में आती थी कि यार हमारे उस्ताद। फिर पेशेंस की कमी होने से कुछ भी नहीं सीखा जाता। संगीत की क्या मतलब, आप कुछ भी कोई भी कला सीखने जाएंगे तो विदाउट भाई, पेशेंस तो पॉसिबल ही नहीं। आपको सीधी सी बात ये, गाना बजाना सीखने के लिए या तो किसी के हो जाओ या किसी को कर लो अपने हाँ जैसा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो हमारी बिसात नहीं है कि हम किसी को अपनी तरह कर लें, हमारी बिसात ये है कि हम किसी की तरह हो जाए। क्या बात, क्या बात। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इंसान का पेशेंस, बीच महफिल में हमारे उस्ताद ही कहते थे कि बेटा ऐसी जगह बैठो जहाँ से रोकर उठो, ऐसी जगह मत बैठना जहाँ से हंस कर उठो। वजह क्या है समझ में नहीं आया। वजह यह है कि जहाँ से रोकर उठोगे वहाँ पर तुम्हारी बुराई होगी, तुम्हारे नुक्स पकड़े जाएंगे, तुम्हारी खामियां पकड़ी जाएंगी, तुम्हारी मिस्टेक्स पकड़ी जाएंगी। तू ये गलत कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है, और हंसकर वहाँ से उठेगा आदमी, बच्चा, जहाँ पर ये होगा यार तुझ जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक बात। वो बड़ा फ़र्क है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आप मतलब कोई परिचय नहीं कर रहे हैं, मेरी क्लास चल रही है इस वक्त। नहीं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी आनंद आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बचपन की याद जिसे कहना चाहिए वो तुमने पूरी आज एकदम ताज़ा सी कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सामने कोई मूवी सी चल रही है और मैं उसको खुद देख रहा हूँ कि ज़िंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में क्या मेरे वास्ते कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। और ना डर, ये मेरा शेर बनाया हुआ है, ना डर मशक्क़त से ए इंसान, मशक्क़त मतलब मेहनत, ना डर मशक्क़त से ए इंसान, कभी तो राह मिलेगी तुझे भी मंजिल की। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। कर्म करते चलो, फल अपने आप ऊपर वाला देता है, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आदमी कर्म कर रहा है सिर्फ इस लालच में उसका फल कब मिलेगा, जो कर्म कर रहा हूँ, तो समझ लो वो मिलेगा नहीं। एक हमारे वालिद साहब एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाते थे कि एक राजा को ही पता चला कि एक भिखारी जो है वो सोना बनाना जानता है। अच्छा। राजा ने बुलाया कि भाई मुझे सिखाओ सोना बनाना। कि नहीं जी ऐसे नहीं सिखाऊंगा। उन्होंने उसके कोड़े बरसवा दिए। दूसरी बार फिर बुलाया, फिर उसने मना कर दिया, फिर कोड़े बरसवा दिए। खूब जुल्म कर रहा है उस पर कि मुझे सिखा। कहेंगे नहीं मैं सिखा ही नहीं सकता, कैसे सिखाऊंगा। एक बार क्या करा, राजा ने अपना भेष बदला, फ़कीर बन के खुद उनकी कोठरी पे पहुंच गया, उनकी कोठरी में जो झोपड़ी थी, और वहाँ जाकर उनकी बड़ी खिदमत करी, पाँव दबाने, हाथ दबाने, उनको खाना खिलाना, अपने हाथ से नहलाना धोना, ये वो अपने हाथ से कई महीनों तक। एक दिन उन्होंने बुजुर्ग ने कहा कि बेटा बात सुनो, आज मैं तुम्हें सोना बनाना सिखाता हूँ, लेकिन इतना बनाना कि जिससे बेचकर तुम अपना पेट भर लो। उन्होंने बता दिया।
वो सीख लिया उन्होंने। दूसरे दिन फिर अपने दरबार में बुलाया उनको, कह रहे हाँ जी तुम तो कह रहे थे कि नहीं सिखाओगे, मैंने तो सीख लिया, देख लो। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तूने मेहनत करी तो सीखा, ठीक, क्या बात है, राजा बन का नहीं सीख पाया। राजा बन के नहीं सीख पाए, ठीक बात है, खिदमत करनी पड़ी है, बिल्कुल तूने खिदमत करी तो मिला, तो मिला है, क्या बात है। बेफालतू का नहीं मिला। एक ये किस्सा सुनाते तो, और एक किस्सा छोटा सा मैं और सुनाना चाहूँगा जी जी कि एक फ़कीर रास्ते में बैठे हुए थे, तो राजा की सवारी आ रही थी। तो राजा की सवारी से पहले जो अर्दली नहीं होते, भाला लेकर जो चलते हैं, रोड साफ करते फिरते हैं, वो आया, उसने फ़कीर को कहा ओए उठ यहाँ से चल, राजा की सवारी आ रही है, चल, और लेकर लात मार दी। देखो अनुज, बात एक है, मायने दो हैं। जैसे लात मारी तो उस फ़कीर ने कहा, कहेंगे तू ऐसा है इसलिए ऐसा है, तू ऐसा है इसलिए ऐसा है। इतने में देखा तो राजा की सवारी, हाथी पे राजा बैठे हुए और जा रहे हैं। तो उन्हीं बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई कि ए राजा, मेरी चप्पल अपने सर पर रखेगा। राजा फौरन हाथी से नीचे उतरे और उन्होंने दोनों चप्पलें उठाकर अपने सर पर रख ली। तो उन्हीं फ़कीर ने कहा कि तू ऐसा है इसलिए ऐसा है। इसलिए ऐसा है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा। बात एक है, बात एक है, तू ऐसा है इसलिए अर्दली है, और तू ऐसा है इसलिए राजा इसलिए है। राजा है, क्या बात, वाह। तो ये बातें जो है ना, ये इस दौर के अगर बच्चों को सिखाना या बोलना चाहो तो उनको उबासियाँ लगती हैं, यार प्रवचन शुरू हो गया इसलिए मैं बोलता नहीं, ठीक है यार। लेकिन मेरी एक कमज़ोरी है अनुज जी कि मुझसे बेईमानी नहीं हो सकती। मैं अपनी नज़रों के सामने बेईमानी नहीं देख सकता। अगर मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे में वो क़ुव्वत, किसी बच्चे में वो टैलेंट, किसी बच्चे में वो ख्वाहिश, किसी बच्चे में वो फायर, किसी बच्चे में वो जुनून दिख रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको अवॉइड कर दूँ। उसके साथ मैं भी उतनी ही मेहनत करूँगा। तो अभी कोई है यहाँ से आपके शागिर्द? हाँ, मेरे काफ़ी शागिर्द हैं। मेरा एक बेटा है श्रेयांश मणि, बहुत अच्छा गा रहा है, लाइट भी गाता है, क्लासिकल भी गाता है। उसके अलावा एक सुबोध करके हैं, सुबोध पांडे, वो भी गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। और काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, और जिनमें वो एक फायर नज़र आती है तो मैं उनको सिखाता भी हूँ। क्या बात। उस्ताद जी, जैसे अभी दिल्ली घराने के नाम पे हम आपको जानते हैं, हम आने वाली पीढ़ी में किसको जानेंगे? जो मेहनत करेगा, जो ईमानदार रहेगा, आप उसको जानेंगे। सर जी, एक दौर में आपका एक बैंड भी हुआ करता था। मेरे 2 बैंड थे जी, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। मेरा एक बैंड था जिसका नाम था, सबसे पहला बैंड जो था मेरा था ऑरेंज स्ट्रीट। ऑरेंज स्ट्रीट, कोक स्टूडियो में। हाँ, कोक जी, स्टूडियो में उसकी सीजन 3 में। हाँ, एक मेरा गाना भी है उसमें, नाश करके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो काफ़ी टाइम चला, क्योंकि उस ज़माने में बैंड्स होते नहीं थे। काफी पुरानी अब बात तो है। ये आलम है कि यूँ चादर हटाओ तो अरे एक बैंड यहाँ पर भी है और यहाँ अरे एक यहाँ पर भी है। तो ये वाला मामला हो गया। अब तो हर कोई दूसरा बैंड बना बैठ गया। उस ज़माने बड़े चुनिंदा बैंड थे। एक लेवल हुआ करता था, मतलब हाँ, बैंड बनाने का मतलब एक लेवल। बैंड का मतलब है कि एक ऑरेंज स्ट्रीट, परिक्रमा, इंडियन ओशन, यूफोरिया, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ये बैंड है। ये आज भी लेवल है इनका, तो आज हाँ, भी लेवल पर ही है, बिल्कुल। ये बैंड थे, उनमें ऑरेंज स्ट्रीट का नाम आता था हमेशा, क्योंकि हमारा जो था वो इंडस रॉक था। इंडस रॉक। हाँ, वाह। एक मेरे साथ एक सिंगर थे, मेरे को सिंगर अनिर्बान चक्रवर्ती, वो गाते थे रैप, मैं गाता था क्लासिकल। तो जो सीजन 3 में हमने देखा है वो पूरा आपका बैंड ही है? वो मेरा पूरा बैंड है, लेकिन पूरे म्यूजिशियन, पूरे आर्टिस्ट वो नहीं है। तो आर्टिस्ट तो कुछ आर्टिस्ट मिसिंग है उसमें, लेकिन हमने ले लिए दूसरे आर्टिस्ट। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को दूसरा बैंड, जब वो बैंड स्टैब्लिश हो गया था हर तरीके से, हमने पूरा वर्ल्ड टूर किया, जाकर पूरा वर्ल्ड टूर तकरीबन 3.5-4 महीने के अंदर, अमेरिका, लंदन, यूरोप और पोर्चुगल और ये
रशिया और पता नहीं कहाँ हम लोग ट्रैवल करते रहे तकरीबन 3 से 3.5 4 महीने तक। वो पूरा एक चेन था हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सब शिफ्ट हो गए बॉम्बे, अच्छा। क्योंकि भाई माया नगरी है बॉम्बे। मैं नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दूसरा बैंड बनाया जिसका नाम था मंथन। मंथन। हाँ, वो हिंदी बैंड था। तो उसमें मैं ही एक सिंगर था अकेला, और वो कॉम्पोजिशन सारी अपनी अपनी थी। एक मेरा सूफी नंबर था, ओ जब जब माही मेरा रूठ गया, ओ जब जब माही मेरा रूठ गया, जब जब माही मेरा रूठ गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया। क्या बात है। जब जब माही मेरा, तो इस तरीके के गाने गाते थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगता था। फिर अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ड्रमर थे सम्राट चटर्जी, उनकी डेथ हो गई इत्तेफाकन। तो फिर दिल नहीं किया कि मैं फिर से, तो मैंने वो बैंड भी छोड़ दिया। दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतना खुशनसीब रहा हूँ कि मुझे भी उस्ताद जी के साथ 1-2 बार संगत करने का मौका मिला है। अरे बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार, मुझे गवाया इन्होंने भाई। अरे उस्ताद जी, बहुत अच्छा। उस्ताद जी का काफ़ी प्यार मिला है मुझे। तो उस्ताद जी, अब दर्शकों से भी विदाई लेते हैं, और विदाई के साथ साथ कुछ ऐसी कोई बात हो जाए कि बस जाए बस। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनुज, आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सारे क्रू मेंबर्स सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की। थैंक यू वेरी मच। और मैं अंत में एक वालिद साहब की ठुमरी है हमारी मशरिक़ करवानी में, बहुत दिन बीते पिया नहीं आए, मैं उससे 2 बोल उसके सुना रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बसद हुजूम तमन्ना बैठे हैं निगाहें करते लगे हैं उदास, निगाहें उदास, बैठे बहुत दिन बीते पिया नहीं आए, बहुत दिन बीते पिया नहीं आए, पिया नहीं आए। वाह वाह। बाट तकत मोरी बाट तकत मोरी
तकत मोरे तरसे अखियाँ पिया पिया बहुत दिन बीते पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, पिया नहीं, पिया नहीं, पिया नहीं क्या बात है उस्ताद जी, वाह। दोस्तों अब कुछ कहने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है ज़रा सी भी। आप लोगों से विदाई लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।